राम सिंह के इतना कहते ही विक्रांत का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में बोला, ये लड़की सीधे घर नहीं आ सकती थी। इसकी वजह से आज खानदान की इज्जत का तमाशा बन गया। काकासा और दादासा भी यहाँ नहीं है। अब मैं गांव वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या कहूंगा सबसे। विक्रांत की बातें सुनकर गंगा रोने लगी। उसे घबराहट होने लगी। वो मन ही मन खुद से बोली, हे ठाकुर जी, अब क्या होगा। ना जाने मेरी बच्ची किस हाल में होगी। सबको उसकी सारी रात घर ना आने वाली बात भी पता चल गई है। पता नहीं अब क्या होगा। प्रीति के बाबा सा, आप जल्दी आ जाइए। गंगा टेबल पर रखे फोन की ओर बढ़ी। उसने रिसीवर उठाया और जगदीश को फोन करने लगी, पर उनका फोन बंद आ रहा था। तभी वीर हवेली के अंदर आया और विक्रांत से बोला, गांव के लोग तो प्रीति के बारे में जानने के लिए हवेली के बाहर ही आ गए हैं। हमें बाहर जाकर कुछ तो बोलना पड़ेगा, वरना ये लोग तो हवेली की इज्जत नीलाम ही कर देंगे। विक्रांत ने अपने हाथों की मुट्ठी बांधी और अपने गुस्से पर काबू करके बोला, तू बाहर जाकर बात संभाल, तब तक मैं प्रीति को ढूंढ कर लाता हूँ। नहीं विक्रांत, मेरे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा। तुझे ही जाकर बात संभालनी होगी। तू काकीसा और ताईजी के साथ बाहर जाकर बात संभाल। मैं प्रीति को मंदिर से लेकर आता हूँ। वीर के इतना कहते ही विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, ठीक है, तू जा, प्रीति वही होगी। वीर दौड़ता हुआ चला गया। उसके जाते ही विक्रांत भी हवेली से बाहर आया। हवेली के बाहर आते ही उसने गांव वालों को देखा और गुस्से में बोला, हवेली के बाहर इस तरह भीड़ लगाने का क्या मतलब है। ये सरपंच का घर नहीं बल्कि विक्रांत ठाकुर की हवेली है, तो आप सब यहाँ क्यों आए हैं। गांव का एक आदमी डरते हुए बोला, छोटे ठाकुर, वो सबको पता चला कि प्रीति बिटिया कल तूफान में खो गई है, तो हम सब बस ये जानने आए थे कि बिटिया का कुछ पता चला या नहीं। वो ठीक तो है ना। विक्रांत अकड़ कर बोला, हाँ, प्रीति कल तूफान में फंस जरूर गई थी, पर वो मंदिर में सुरक्षित है। कल बाकी यात्रियों की तरह उसे भी तूफान की वजह से मंदिर में रुकना पड़ गया। मैं जा रहा हूँ उसे लेने। तभी एक औरत बोली, पर मेरा बेटा भी कल तूफान की वजह से मंदिर में ही रुक गया था। वो तो लौट आया है और उसने बताया कि प्रीति रात को मंदिर में नहीं थी। उस औरत के इतना कहते ही गांव के लोग फिर से आपस में बात करने लगे। विक्रांत भी सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब गांव वालों से क्या कहे। केसर और गंगा भी वहां आ चुकी थी। गांव वालों को बातें करते देख विक्रांत ने अकड़ते हुए कहा, जरूरी नहीं है कि प्रीति मंदिर के अंदर ही रुकी हो। इतना बड़ा मंदिर परिसर है, वो कहीं तूफान से बचने के लिए रुक गई होगी। उसके आते ही वो खुद आपको बता देगी कि वो रात भर कहाँ थी। इसलिए अब आप लोग प्रीति की फिक्र करना छोड़िए और अपने अपने घर जाइए। गांव के लोग आपस में बातें करते हुए जा ही रहे थे कि आदित्य अपनी जीप लिए वहां आ गया। उसके साथ प्रीति को देखकर सब हैरान हो गए और फिर से धीरे धीरे बुदबुदाने लगे। विक्रांत भी आदित्य को प्रीति के साथ देखकर आश्चर्यचकित था, पर प्रीति को सही सलामत देखकर गंगा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आदित्य ने जैसे ही अपनी जीप रोकी, प्रीति की नजर अपनी मां पर पड़ी। वो जीप से उतरकर अपनी मां की ओर दौड़ी और उनके गले लग गई। गंगा ने रोते हुए प्रीति के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया और बोली, तू ठीक है ना लाड़ो। प्रीति मुस्कुराते हुए अपनी मां के आंसू पोंछकर बोली, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए। गंगा ने फिर से उसे गले लगा लिया। तभी विक्रांत ने गुस्से में पूछा, तू सीधे घर नहीं आ सकती थी? क्या जरूरत थी तुझे बिना किसी को कुछ बताए टेकरी पर जाने की? प्रीति ने तुरंत सफाई दी, भाई सा, मैं वो बाबासा के लिए प्रार्थना करने गई थी। इतना कहकर प्रीति चुप हो गई तो गंगा उसे हैरानी से देखने लगी। वो कुछ पूछती उसके पहले ही आदित्य ने जीप स्टार्ट कर दी। जीप की आवाज सुनकर सबने उसकी ओर देखा तो प्रीति तुरंत बोली, शुक्रिया बाबू साहब।
अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं भी नहीं होती। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर से उसी लम्हे के बारे में सोचने लगा जब उसने प्रीति को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया था। उसे देखकर विक्रांत मन ही मन बोला, ये यहाँ कैसे आ गया? कहीं ये सबके सामने जमीन बेचने वाली बात ना बता दे। अगर ऐसा हुआ तो सबको ये भी पता चल जाएगा कि काकासा किडनैप हो गए हैं। तभी प्रीति फिर से बोली, थैंक यू, कल आपने मेरे लिए जो भी किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आदित्य ने गुस्से में प्रीति को घूरा और अकड़ते हुए बोला, अगर मुझे थैंक यू कहना शुरू करोगी तो तुम्हारी सारी जिंदगी मुझे थैंक्स कहने में ही निकल जाएगी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना जाने तुम कितनी बार मुश्किलों में फंसी हो और मैंने तुम्हें बचाया है। ये सुनकर प्रीति उसे गुस्से में घूरने लगी। तभी केसर प्रीति के पास आई। प्रीति, तू सारी रात कहाँ थी बेटा? मेरे साथ, आदित्य ऊंची आवाज में बोला। उसके इतना कहते ही गांव के लोग फिर से आपस में बातें करने लगे। आपकी बेटी को मुश्किलों में फंसने का शौक है, इसलिए कल आंधी और तूफान में फंसकर वहां बने कुंड में जा गिरी। आदित्य के इतना कहते ही प्रीति उसे टोकते हुए बोली, और फिर इन्होंने मुझे बचाया। तूफान से बचने के लिए हमें सारी रात एक झोपड़ी में बितानी पड़ी। प्रीति की बातें सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। गंगा और केसर भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तभी आदित्य ने गुस्से में अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया। उसके जाते ही गंगा ने प्रीति की बांह पकड़ी और उसे हवेली के अंदर ले जाने लगी। तभी गांव का एक आदमी बोला, देखा आप सबने हवेली के अंदर का सच। गांव की कोई लड़की अगर किसी गैर मर्द के साथ नजर भी आ जाए तो छोटे ठाकुर बीच चौराहे पर हंगामा खड़ा कर देते हैं, और इनकी खुद की बहन सारी रात किसी गैर मर्द के साथ रहकर आई है तो चुपचाप उसे हवेली के अंदर ले जाया जा रहा है। इतना सुनते ही प्रीति के कदम रुक गए और गंगा को भी घबराहट होने लगी। प्रीति पलटकर उस गांव वाले से गुस्से में बोली, काकासा, सारी रात बाबू साहब के साथ मैं अपनी खुशी से नहीं रही बल्कि मजबूरी में रही हूँ, और ये जरूरी नहीं होता कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ एक कमरे में रात बिताए तो उनके बीच कुछ गलत ही हुआ हो। मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। उस वक्त अपनी जान बचाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तभी गांव का एक और आदमी बोला, ये तुम कह रही हो, पर हम कैसे मान ले कि तुम जो कह रही हो वो सच है? क्योंकि पूरे गांव में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने तुम्हें उस शहरी बाबू के साथ ना देखा हो। इसलिए ये कहानी अपने घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए सुनाओ, क्योंकि गांव वाले तो सच पहले से ही जानते हैं। ये सुनकर गंगा रोने लगी। उसे रोते देख केसर ने विक्रांत को इशारा किया। विक्रांत गुस्से में आगे बढ़ा और उस गांव वाले के कुर्ते की कॉलर पकड़कर बोला, हिम्मत कैसे हुई तेरी मेरी बहन के बारे में इस तरह की घटिया बात सोचने की? इस गांव में रहना है या नहीं तुझे? वो आदमी तीखी सी मुस्कुराहट के साथ फिर से बोला, छोटे ठाकुर, मुझे धमकाने से सच नहीं बदल जाएगा, क्योंकि पूरा गांव जानता है कि कल पूरी रात प्रीति किसके साथ थी। प्रीति ने खुद सबको अपने मुंह से ये बात बताई है। इतना ही नहीं, गांव के बहुत से लोगों ने प्रीति को उस शहरी बाबू के साथ ट्यूबवेल के नीचे नहाते देखा है, और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो प्रीति से ही पूछ लीजिए कि इसके कपड़े गीले क्यों हैं। तभी प्रीति गुस्से में भड़की, आप लोगों की छोटी सोच की वजह से ही आज तक हमारे गांवों की औरतें कभी आगे नहीं बढ़ पाई है। पर लिखकर कुछ बनना तो दूर की बात, वो किसी पराये लड़के से बात भी कर ले तो आप लोगों की नज़रों में चरित्रहीन हो जाती है। पर मैं आप लोगों की इस गंदी सोच के आगे अपना सिर कभी नहीं झुकाऊंगी, क्योंकि ना मैं अनपढ़ गंवार हूँ और न ही आपके घरों में खूंटे से बंधी कोई गाय। ये सच है कि मैं आदित्य साहब से कई बार मिली हूँ, पर हर बार मेरी मुलाकात उनसे इत्तेफाक से हुई है। मेरे और उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप लोग मेरे चरित्र पर उंगली उठाए और मुझे आप सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े
इसलिए अब अगर किसी ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई तो ठाकुर जी की सौं मैं उसका मुंह नोच लूंगी। तभी चंपा वहां आकर बोली, विधवा लड़कियों को इतना बोलना शोभा नहीं देता है। चंपा ने जैसे ही प्रीति को विधवा कहा, गंगा उसे हैरानी से देखने लगी और प्रीति भी। चंपा प्रीति के पास आई और बोली, तने इतनो भी नहीं पता छोरी कि विधवा छोरियों का जू सबके सामने इतना बोलना ठीक ना होवे है। गंगा ने तने इतनो भी नहीं सिखाओ है कि। ये सुनकर प्रीति गुस्से में बोली, मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है क्या नहीं, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे विधवा कहने की, क्योंकि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। आप है कौन? चंपा अपना घूंघट संभाल कर बोली, थारी भली हुए जे छोरी की जुबान तो कैंची की तरह चाले है, और पहनावा देखो जा छोरी का, विधवा हो के भी ऐसे चटक रंग पेन के सारे गांव वालों के सामने बिना सिर ढांके खड़ी है जे छोरी। प्रीति उसे गुस्से में घूरने लगी, पर गांव वाले फिर से प्रीति को लेकर आपस में बातें करने लगे। तभी गंगा बात संभालते हुए आगे आकर बोली, खम्मा घड़ी चंपा भाभी सा, आप यहाँ यूं अचानक, सब ठीक तो है ना? आइए ना, अंदर चलिए। गंगा ने जैसे ही चंपा को अंदर आने को कहा तो प्रीति उन्हें हैरानी से देखने लगी। केसर ने विक्रांत को इशारा किया तो विक्रांत ने अपनी गर्दन हिलाई और गुस्से में बोला, कौन है ये औरत काकी सा, और इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को विधवा कहने की? विधवा को लोग विधवा ही कहे है बेटा, जा छोरी भी विधवा ही है। चंपा के इतना कहते ही गंगा ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले जाते हुए बोली, भाभी सा, आप भी ना आते ही मजाक करने लगी हो, चलिए अंदर। गंगा उसे हवेली के अंदर ले आई। केसर, विक्रांत और प्रीति भी उनके पीछे ही हवेली के अंदर आए। अंदर आते ही गंगा चंपा से कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी प्रीति गुस्से में बोली, माँ, इन्होंने सारे गांव वालों के सामने आपकी बेटी के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी और आप फिर भी इनका स्वागत कर रही है कौन ये? केसर ने मुस्कुराते जवाब हुए दिया, प्रीति, ये भी तुम्हारी तायसा है। यहाँ आने से पहले हम जिस गांव में रहते थे ये वही हमारे पड़ोस में रहा करती थी, बिल्कुल हमारे परिवार की तरह है। ये पैर छू इनके। कभी नहीं, क्योंकि अगर ये हमारे परिवार की तरह होती तो मुझे लेकर इतना बड़ा झूठ सारे गांव के सामने कभी नहीं कहती। इतना कहकर प्रीति गुस्से में अपने कमरे की ओर जाने लगी तो चंपा उसे घूरते हुए बोली, थारी भली होवे, क्या झूठ कहा मैंने? वही कहा जो सच है। इतना सुनते ही प्रीति के कदम रुक गए। गंगा ने तुरंत चंपा के आगे हाथ जोड़े और बोली, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ भाभी सा, प्रीति के सामने ऐसी बातें मत करिए। तभी केसर भी बोली, हाँ चंपा, ऐसी बातें मत कर, हमने प्रीति को आज तक इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर गंगा ने तुरंत केसर की बांह पर हाथ रखकर उन्हें चुप रहने का इशारा किया। प्रीति हैरानी से सबके चेहरे देख रही थी। चंपा ने उसे देखकर पूछा, क्या आप लोगों ने इस छोरी को कुछ ना बताया? तभी मैं कहूँ, जे छोरी सारे गांव के सामने ऐसे किसी छोरे के साथ क्यों घूम रही थी? ये सुनकर गंगा हाथ जोड़कर बोली, भाभी सा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए और फिर कभी लौटकर मत आइएगा, चली जाइए यहाँ से। गंगा की बातें सुनकर चंपा का पारा चढ़ गया और वो गुस्से में भड़की, चली जाऊंगी पर मारे चले जाने से ये सच थोड़ी बदल जावेगा कि इस छोरी का ब्याह हुआ था और शादी के 2 दिन बाद इसका घरवाला नदी में बह गया था और ये विधवा हो गई। चंपा की बातें सुनकर प्रीति के जैसे होश ही उड़ गए। उसके पैरों तले जैसे जमीन ही नहीं रही। वो आहिस्ता आहिस्ता गंगा की ओर बढ़ी। गंगा उसे अपनी तरफ आते देख नजरें चुराने लगी, पर केसर और विक्रांत मन ही मन बहुत खुश हुए। प्रीति अपनी माँ के पास आई और उन्हें एकटक देखने लगी। माँ, आज के पहले आपको मुझसे नजरें चुराने की जरूरत कभी नहीं पड़ी, पर आज इनकी बातें सुनकर आप मेरे सामने नजरें झुकाए खड़ी है, तो इसका क्या मतलब निकालूं मैं?
बोलिए माँ। गंगा ने खुद को संभाला और हिम्मत करके प्रीति की ओर देखकर बोली, झूठ बोल रही है ये। तेरा कोई ब्याह नहीं हुआ और न ही तू विधवा है। तू तो मेरी और तेरे बाबासा की जान है। हम तेरा ब्याह बड़ी धूमधाम से एक पढ़े लिखे और तेरी तरह बहुत अच्छे लड़के से करेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ेंगे तेरे ब्याह में। तभी चंपा बोल पड़ी, हे ठाकुर जी, कैसी लुगाई है ये, जो इतनी बड़ी बात सबसे छिपाकर एक विधवा छोरी का दूजा ब्याह करवाने का पाप करे है। अरे भगवान से डर, झूठ के पैर ज्यादा लंबे ना होवे है। एक ना एक दिन झूठ सबके सामने आ ही जावेगा, फिर क्या करेगी। गंगा गुस्से में बोली, आप चली जाइए यहाँ से भाभीसा अभी। और इसी वक्त ये सब सुनकर केसर भी आगे आई और बोली, हाँ चंपा, चली जा यहाँ से। अपना मुंह खोलकर हमारे घर की शांति भंग मत कर। हम अपना अतीत उसी गांव में छोड़ आए हैं। प्रीति हमारी इकलौती छोरी है और हम उसका ब्याह किसी बहुत बड़े खानदान में बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। तू जा यहाँ से। चंपा के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। केसर, हमारे समाज में एक बाल विधवा का दूजा ब्याह ना हुए है। उसे सारी जिंदगी विधवा धर्म का पालन करना पड़े है। प्रीति अभी भी अपनी माँ को एकटक देख रही थी, जो सिर झुकाए रो रही थी। प्रीति ने उनकी हथेली पकड़ी और अपने सिर पर रखकर बोली, मेरे सर की कसम खाकर कहिए माँ कि ये औरत झूठ बोल रही है। प्रीति के इतना कहते ही गंगा उसे हैरानी से देखने लगी और उन्होंने तुरंत अपना हाथ प्रीति के सिर से हटा लिया। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए गंगा को देखने लगी। तभी विक्रांत गुस्से में बोला, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रीति का ब्याह आप लोग मुझे बिना बताए नहीं कर सकते। झूठ है ये सब। केसर रोने का नाटक करते हुए बोली, यही सच है विक्रांत। जब प्रीति 4 साल की थी तो प्रीति का ब्याह गांव के सरपंच के पोते से हुआ था। शादी के 2 दिन बाद हम सब एक पहाड़ी पर माता के दर्शन करने गए थे। वहां तेज आंधी और तूफान के साथ बाढ़ आ गई और हम सब वहां फंस गए। बहुत मुश्किल से हम सब वहां से नदी पर बने पुल को पार करके किसी सुरक्षित जगह जा ही रहे थे कि प्रीति के पति का हाथ सरपंचसा के हाथ से छूट गया और वो नदी में जा गिरे। पानी का बहाव इतना तेज था कि हमें उन्हें बचाने का मौका भी नहीं मिला और वो पल भर में ही हमारी आंखों से ओझल हो गए। हम सबने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उनका कहीं कुछ पता नहीं चला। सब लोग समझ गए कि अब जमाइसा इस दुनिया में नहीं रहे। वो तो चले गए पर उनकी मौत का जिम्मेदार सब प्रीति को समझने लगे। प्रीति बहुत छोटी थी, उसे तो कुछ समझ ही नहीं थी। उससे रंग छीनकर उसे सफेद रंग पहना दिया गया। अपनी माँ से जुदा कर उसे एक कोठरी में रखा गया। प्रीति अगर बाहर बच्चों के साथ खेलती तो उनकी माँ ने प्रीति को मनहूस कहकर अपने बच्चों को वहां से ले जाती। एक दिन तो प्रीति का मुंडन किया जाने लगा। तेरे काकासा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने वो गांव ही छोड़ दिया। हम यहाँ आ गए और हमने यहाँ किसी को भी प्रीति के विधवा होने का सच नहीं बताया, सिर्फ इसलिए ताकि कोई प्रीति से उसकी खुशियाँ ना छीन ले। पर हमें क्या पता था कि सच इस तरह प्रीति के सामने आएगा। केसर की बातें सुनकर प्रीति बेसुध हो गई और जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गंगा तुरंत उसके पास आई और उसे संभालते हुए बोली, लाडो, हम सब ये सच सालों पहले भूला चुके हैं। तू भी भूल जा कि कभी ऐसा कुछ हुआ था। मैं और तेरे बाबासा हमेशा तेरे साथ है और हमारे रहते तेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। सालों पहले हमने जो गलती की थी उसकी सजा तुझे कभी नहीं मिलेगी। तुझे तेरे हिस्से की सारी खुशियां मिलेगी। इतना कहकर गंगा प्रीति को गले लगाकर रोने लगी। केसर ने उनका रोना देखकर चंपा के सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चली जा चंपा। चंपा गुस्से में बोली, मैं तो इस गांव में अपने एक रिश्तेदार के साथ लड़की देखने आई थी। सोचा था कि आप लोगों से भी मिलती चलूं,
पर मारे को क्या पता था कि आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि घर आए मेहमान की बेइज्जती करके उसे इस तरह जाने के लिए कहोगे। विक्रांत गुस्से में बोला, सही पहचाना आपने हमें, अब चलिए, मैं आपको पूरी इज्जत के साथ हवेली के बाहर छोड़ आता हूँ। चंपा भनभनाती हुई वहां से चली गई। केसर ने विक्रांत को भी उसके पीछे जाने का इशारा किया। विक्रांत धीमे से मुस्कुराया और प्रीति को देखते हुए वहां से चला गया। प्रीति बिना कुछ बोले बस जमीन की ओर देखे जा रही थी और गंगा उसे सीने से लगाए रो रही थी। केसर भी उनके पास आई और प्रीति के सिर पर हाथ फेरने लगी। लेखिका कविता वर्मा।